Hello, my name is Harsh Sharma and welcome to Abhigyan Gurukul. We're starting with the first chapter from history, which is called Nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. इसको शॉर्ट फॉर्म में नेशनलिज्म इन यूरोप बोल सकते हैं या फिर खाली यूरोप बोल सकते हैं. ठीक है. चलो चलो ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन हो गया. अब मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये इमेज देखो आप लोग एक बार. ये इमेज दिख रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है इस इमेज में? अलग अलग कंट्री के झंडे दिख रहे हैं. ये तो मुझे भी दिख रहा है. यहाँ ऊपर से 2-3 भगवान, एंजल, माता, ये सब लोग देख रहे हैं. ये एक स्टेचू है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है. ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ये पता है आपको? हाँ. और ये जो पेंटिंग आपके सामने है, ये नन अदर देन बट अ पर्सन कॉल्ड सोरो उन्होंने बनाया. ये यूटोपिया है उनका. यूटोपिया का मतलब ये होता है इमेजिनेशन. मैं अगर आपको बोल दूं कि आप एक दुनिया बनाओ, आप अपने हिसाब से एक दुनिया बनाओ, तो आप क्या क्या रखोगे? तो सोरो ने ये दुनिया बनाई है. इन्होंने बोला है कि जो दुनिया है ना, जो वर्ल्ड है, इसमें डिवाइन तरीके से ही हमेशा से कंट्रीज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? कंट्रीज, देश होना चाहिए. देश, नेशन. समझ रहे हो? ये उस टाइम की बात है जब आइडिया ऑफ नेशन इतना फेमस नहीं था. नेशन किसी को पता नहीं था. एक जगह पे बहुत सारे लोग रूल करते थे. किंगडम हुआ करते थे. किंगडम एग्जिस्ट करते थे, किंग एग्जिस्ट करते थे, तो कोई कंट्री नहीं था. जैसे कि इंडिया कोई कंट्री नहीं था. इंडिया कोई कंट्री था 1947 के पहले. हमको पता था कि ये जगह पे, इस जगह को इंडिया बोलते हैं. बट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो इंडिया बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. हमारा देश ही बना है 1947 के बाद. तब जाके हमारी बाउंड्रीज डिसाइड हुई है पॉलिटिकली. पर पॉलिटिकली बाउंड्री डिसाइड होने के पहले हम लोगों ने 100 साल लड़ाई करी. इट टुक अस 100 years. नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में. हम लोग को 100 साल लगा, तब हम बोले कि नहीं हम सब इंडियन हैं. हम सब इंडियन है. अब प्रॉब्लम कैसे बनता है देश? इसमें पता है इशू क्या है? सब एक जैसे नहीं दिखते हैं. सबकी आइडेंटिटी एक जैसी नहीं है. कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, किसी का रिलीजन अलग होता है. रिलीजन के अंदर बहुत सारे कास्ट होते हैं लोगों के, सब कास्ट होते हैं लोगों के. ठीक है. फेस्टिवल्स अलग सेलिब्रेट करते हैं. सही बोल रहा हूँ? इन लोगों के ट्रेडिशन अलग है. यहाँ तक कि ड्रेसेस अलग हैं. आप पूरा जगह घूम लोगे ऐसा मिलेगा. एक देश बनाऊं कैसे मैं? और इसके साथ साथ हर जगह पे अलग अलग किंग है. हर जगह पे अलग अलग किंग है. देश तो बनाऊं तो मैं बनाऊं कैसे? सोरो बोलते हैं इस पिक्चर के हिसाब से कि पूरा यूरोप अब चाहता है एक देश बनना, एक कंट्री बनना, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनना. कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती कैसे है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ. कॉन्टेक्स्ट समझना. इस रूम में जितने लोग मेरी जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, मैं उनके साथ रिलेट कर पाऊंगा. फर्स्ट थिंग, लैंग्वेज एक चीज है जो हम लोगों को बाइंड करेगी. मैं तुम सबसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर पा रहा हूं, तो तुम लोगों से मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो पाऊंगा. लैंग्वेज के अलावा हम सब एक दिन मिल के दिवाली सेलिब्रेट करने गए, तो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो पाऊंगा. हम सबका न्यू ईयर सेम दिन आया, ठीक है, तो मैं तुम लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊंगा. हम लोग ड्रेसेस सेम टाइप के पहनते हैं, है ना? हम सब लोग वही कैसे, मेरा लिवाइस का जीन्स कैसा है, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं. और इस तरीके से अब मैं अगर किसी और जगह जाऊंगा, मान लो मैं एक दिन सऊदी अरेबिया जाता हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ नहीं मिल पाऊंगा. क्योंकि मैं ज़्यादा कनेक्टेड किससे हूँ? आप लोगों से. आप लोग मेरी लैंग्वेज समझते हो. मैं आप लोग के साथ फेस्टिवल मना के गया हूँ. मैं आप लोगों के जैसा ड्रेस पहनता हूँ. मैं आप लोगों के जैसा दिखता भी हूँ. तो ज़्यादा चांस है कि हम सब एक देश बनाएंगे. यूरोप में भी यही है. यूरोप का भी केस यही था. ये जो अलग अलग कलर के झंडे पकड़ के बैठे हैं, ये समझ लो एक टाइप के लोग हैं.
एक एथनिक ग्रुप के लोग हैं, इनका लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, ये लोग फेस्टिवल सेम सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है ये जितने आपको दिख रहा है सबका रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही हो, ठीक है, पर रिलीजन से भी ज्यादा मैटर करता है कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी। समझ आ रहा है? रिलीजन हटा दो आप साइड में, इससे भी ज्यादा ये मैटर करता है। समझ में आ रहा है? बात याद रखना, नेपाल में बहुत सारे हिंदूज हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हिंदूज हैं। समझ आ रहा है? इंडिया से ज्यादा परसेंटेज में हिंदूज नेपाल में, पर हम ज्यादा नेपाल से कनेक्टेड नहीं है, हम नेपाल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, हम फिर भी उसे साइड मानते हैं क्योंकि हमारी एथनिसिटी मैच नहीं होती नेपाल से। समझ आ रहा है? हमारा लैंग्वेज नहीं मैच होता, हमारा रेस नहीं मैच होता, वो लोग हमारे जैसे दिखते भी नहीं है, हमें लगता है ये अलग टाइप के लोग हैं। तो रिलीजन एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। रिलीजन क्या है समझाता हूँ मैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं जैसे लैंग्वेज बोल रहे हो, मेरे जैसा तुम्हारा ट्रेडिशन है, सब कुछ एक कल्चर है। कल मैंने इनको 1.5 लाख रुपए दिए, बोले क्रिश्चियनिटी ले लो, इन्होंने ले लिया, तब भी क्या ये हमारे देश से निकल जाएंगी? हमारी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी? नहीं। समझ में आ रहा है? इनको कल इन्होंने भाई बुद्धिज्म पढ़ लिया बहुत अच्छे से, गौतम बुद्ध के बारे में जान गया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गई है, हो गई कन्वर्ट, नाम चेंज कर लिया, पर फिर भी इनकी आइडेंटिटी चेंज होगी क्या? इनको मैं देश से निकाल दूंगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? रिलीजन इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा साइड रखेंगे हम लोग। नेशनलिज्म यूरोप में इसलिए भी आ रहा था ताकि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर लेके जाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर आपको याद है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबको क्लियर है अच्छे से? बहुत बड़ा चैप्टर था, नाइटमेयर सा लगता होगा। नहीं, मज़ेदार चैप्टर था। क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में एग्जैक्टली? अगर मैं आप लोग को बताऊं तो फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के साथ अत्याचार होता था, बट वही 98% पॉपुलेशन थी। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट उन पे रूल करते थे, थर्ड स्टेट के साथ सब कुछ बुरा होता था। थर्ड स्टेट ने बोला क्या कि मुझे, हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, रूल ऑफ द पीपल चाहिए, और इसी को लेके पूरा रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, फिर आगे बढ़ता गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुए, वो भी खराब हो गया, आगे बढ़ता गया, रिपब्लिक बना फ्रांस, फिर से सब चीज़ें आई, नई नई चीज़ें ऐड हुई, और फाइनली नेपोलियन आ गया। याद होगा आपको, नेपोलियन आ गया और सब कुछ हटा दिया। लेकिन इस बीच में लोगों तक है ना डेमोक्रेसी पहुंच गया था। सब ये चाहते थे कि कोई राजा नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी हम बात मानेंगे, इनफैक्ट हमारी बात माननी पड़ेगी रूलर को। ठीक है? डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्री नेशनलिज्म का आइडिया आने लगा। क्यों? अब समझाता हूं मैं आपको, यहां पे ध्यान देना। एक बड़ा सा लैंड है जहां पे एक किंग एक्स रूल कर रहा है। कौन रूल कर रहा है? एक्स रूल कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। है ना? ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आपको दिख रहे होंगे इस कंट्री में। एक्स रूल कर रहा है, एक्स इज नॉट अ गुड रूलर, और ये लोग परेशान हो रहे हैं लगातार। ये लोगों में ना लैंग्वेज का थोड़ा सा डिस्प्यूट है, रिलीजन भी अलग अलग है, ट्रेडिशन भी नहीं मिलता है, पर इन सब के ऊपर एक्स रूल करता है। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि यार रूल ऑफ द पीपल होना चाहिए, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा देश। देश बनाए बिना नहीं होगा, नहीं तो ये हम लोगों के ऊपर रूल कर रहा है अलग अलग। ये बोल रहा है कि ये किंगडम अलग है, 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 ऐसे करके हमारे ऊपर रूल कर रहा है। काम करते हैं हम सब एक हो जाते हैं और एक्स को ही भगा देंगे, पर एक कैसे बनेंगे? इसके लिए चलो यार हम लोग दोस्ती करते हैं और अपना एक कॉमन लैंग्वेज लेके आते हैं। ठीक है? एक कॉमन लैंग्वेज लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको हटाना है, डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है, कॉमन लैंग्वेज लेके आते हैं। ठीक है? एक और काम करते हैं, हमको है ना देश का नाम रखना पड़ेगा, कुछ देश का नाम रखना पड़ेगा। देश का नाम भी रख देते हैं हम लोग जर्मनी। क्या रख देंगे? जर्मनी।
देश की हमें पूजा भी करनी पड़ेगी, तो एक आइडल भी रखना पड़ेगा हमको, और रख देते हैं हम लोग जर्मीनिया। जैसे भारत माता है वैसे वहां क्या है, जर्मीनिया। जर्मीनिया रख दिया इन लोगों ने। अलग अलग लैंग्वेज है, इन्होंने बोला एक कॉमन लैंग्वेज रखेंगे, जर्मन। क्या नाम होगा लैंग्वेज का, जर्मन। आप अपने घर में अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करो, बाहर आओ देश कंट्री लेवल पे आप जर्मन में बात करोगे। सिंपल सी बात है। मैं आपसे आपका लैंग्वेज आइडेंटिटी भी नहीं छीन रहा हूँ और देश भी बना ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। एक और चीज चाहिए मेरे को, एक फ्लैग बना देते हैं। जैसे कभी अगर बोल नहीं पाए तो फ्लैग रहेगा हमारे पास। ठीक है, फ्लैग हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। उस फ्लैग में हर एक कलर का रिप्रेजेंटेशन डालेंगे और हमारा देश बनेगा। फ्लैग बना दिया। अच्छा ओ यार, म्यूजिक भी चाहिए, तो एक एंथम भी बनाएंगे। ठीक है, एक एंथम होगा, नेशनल एंथम। बस आपके सामने अलग अलग लोगों ने मिलकर एक कंट्री बना दी। दिख रहा है? ये सब लोगों का जब ये कॉमन आइडेंटिटी को हम मैच करेंगे, यही है देश। यही है देश। देश कोई बाउंड्री नहीं है। कल को इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका मिलकर एक देश बना लेगा, अगर वहां के लोगों ने डिसाइड कर लिया तो। वहां के लोगों ने बोला हमारा कॉमन कल्चर है, कॉमन आइडेंटिटी है, नहीं है हम बना लेते हैं, विल कीप अ लैंग्वेज एज अ कॉमन लैंग्वेज, देश बन जाएगा। यही हुआ यहाँ पे इस एम्पायर में। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स रूलर को हटा दिया गया और एक कंट्री बना ली गई। ये कंट्री इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि हमेशा हमें डर लगा रहता था, इन सब को डर लगा रहता था कि कल को कोई राजा आएगा और हम पे कंट्रोल कर लेगा और फिर से वही हालत हो जाएगी। क्योंकि यही होता था उस टाइम पे, छोटे छोटे किंगडम एग्जिस्ट करते थे, छोटे छोटे किंगडम एग्जिस्ट करते थे, और कोई भी किंग आके इसको कैप्चर कर लेता था और बोलता था आज से मेरा ये यहाँ पे ये रूल रहेगा, और राजा का जो मर्जी होता था वो उस किंगडम में लगा देता था। एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जर्मनी और फ्रांस आसपास की कंट्री, अगर आज आप मैप देखोगे तो इन लोगों के यहाँ पे एक किंग रूल करता था। ठीक है, बहुत दूर सर्बिया के पास से एक किंग आया, इसको हरा देता है और वो खुद एस्टैब्लिश हो जाता है वहां पे एज अ रूलर, और वो जबरदस्ती फ्रेंच वाली जगह पे जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज इंपोज करने लगता है। क्या करने लगता है? रशियन लैंग्वेज इंपोज करने लगता है। इसके मन में आया और इसने इंपोजिशन करना शुरू कर दिया। यही होता है हमेशा। मैं एक जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारे हिंदूज हैं, और मैं मान लो क्रिश्चियन हूँ और मैंने यहाँ के हिंदू किंग को हरा दिया, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनने चाहिए, चर्च बनने चाहिए, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। समझ आ रहा है? इस तरीके से काम होता था। तो ये लोगों को डर भी लगा रहता था, इसलिए बोलते थे कि नहीं, हम सब अब एक हो जाएंगे और एक देश बना रहेगा, और देश की एक बाउंड्री डिसाइड होगी, इस बाउंड्री के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। हम लोग एक गवर्नमेंट बनाएंगे, वो गवर्नमेंट का काम होगा, उस गवर्नमेंट का काम होगा हमारे देश को प्रोटेक्ट करना, सबसे पहला सॉवरेनिटी को बचाना और हम लोगों के लिए काम करना। ठीक है, उस गवर्नमेंट को हम लोग नेशनल असेंबली बोलेंगे। इस नेशनल असेंबली में हम में से ही कोई जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये देश अच्छा लग रहा है आपको कि जो एग्जिस्टिंग किंगडम थे वो अच्छे लग रहे हैं? ये देश अच्छा है, ये बेटर, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रियल यूरोप में लेके चलता हूँ। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? पक्का? एनीवन? ठीक है, क्या लिख रही हो आलिया तुम? पक्का? क्या जो मैंने बताया वही लिख रही हो? सही में? ठीक है। 1848 अभी मैंने आपको जो पेंटिंग दिखाई वो फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। एक्चुअली इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे और पूरे यूरोप में सर्कुलेट कराया था उस टाइम पे। 4 प्रिंट्स पिक्चरिंग इज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बोल रहे एक ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक देश होगा वो कैसा दिखेगा, वो इनके हिसाब से ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये पता होगा आपको, फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मनी का फ्लैग है शायद, ये इटली का फ्लैग है ना, और बहुत सारे ऐसे फ्लैग हैं, और ऊपर से भगवान देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कंट्री हमेशा रहेगी, ये जितनी आइडेंटिटीज़ है।
सब लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सबको लिबर्टी चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम से सबको फ्रीडम चाहिए। 1848 की बात है, सोरो ने ये बात कही थी, ठीक है। फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड क्लास मार्चिंग एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ सब लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। अमेरिका को हमेशा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रखा जाता है क्योंकि अमेरिका वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे पहले डेमोक्रेसी वहीं पे रिस्टोर हुई थी, इसलिए अमेरिका को हमेशा लिबरल आइडिया के साथ कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना इस बात को भी। ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। जितने फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं उतने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसी पेंटिंग में सोरो का यूटोपियन विजन, यूटोपिया का मतलब ये होता है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड, यूटोपिया का मतलब यही होता है परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है। शायद एग्जिस्ट नहीं करता होगा पर पेंटिंग में तो मैं बना ही सकता हूँ। तो इन्होंने बनाया है द पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, लोग नहीं है वो लोग, देश है, ठीक है। और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उनके फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। समझ में आ रहा है? आगे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, आर फॉलोड बाय फ्रांस, उनके पीछे जर्मनी है, और उनके पीछे हैं ऑस्ट्रिया के लोग, टू सिसिलीज भी एक जगह है, अभी हम डिस्कस करेंगे, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया के लोग, ठीक है। और ऊपर हेवन से जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स उनको देख रहे हैं और वो बोलना चाह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया एक ही है, पूरी दुनिया यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी है सबके अंदर, सब ब्रदर्स हैं आपस में, ठीक है। लेकिन सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन नेशन से होगा, और यही एक स्ट्रक्चर हो सकता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी बिना देश बनाए नहीं बना सकते आप, किंगडम में रिस्टोर नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? क्या एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन? यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें पूरी पावर वहां के लोगों के पास हो, लोगों के पास कंट्रोल हो उसका, ठीक है। एक मिनट सॉरी, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन एक्चुअली में एग्जिस्टिंग मोनार्की को कहा गया है, एब्सोल्यूटिस्ट है ना। ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल, उनको समझ लो शैटर्ड है, उसे तोड़ फोड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे ऑलरेडी, मोनार्की वगैरह थे, उसे हाँ उसे फेंक दिया गया है, ठीक है। किंग विंग अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, याद रखना। चलो, सबसे पहले देश का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमको मिलता है, प्लीज इस हिसाब से हम लोग जाएंगे। सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशन, मैं ये सब भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशन 1789 के बाद ही आता है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली बार होता है, तभी कंट्री बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको निकल के आता है। फ्रांस आपको पता है पहले मोनार्की के अंडर था। कौन से किंग रूल करते थे फ्रांस में? लुई 16, ठीक है। फुल फ्लेजेड वहाँ पे रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क था, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती थी, ठीक है। लेकिन 1789 के बाद चेंजेस हुए, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, और पावर जो है वो मोनार्की से ट्रांसफर हुआ किसको? सिटीजन्स को। अच्छा, वो बात अलग है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में काफी टाइम तक सिटीजन का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था। एक्टिव सिटीजन एक होता था, पैसिव सिटीजन होता था। तो पहली बार डेमोक्रेसी भी जब आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था, अगर याद होगा आपको तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था जिसमें इन्होंने बोला कि एक्टिव सिटीजन वोट दे सकते, पर एक्टिव सिटीजन सिर्फ 10% थे, तो सिर्फ 10% लोग ही वोट डाल पाते थे। वो भी एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं है, बट कोई बात नहीं, उसने काफ़ी चीज़ें सिखाई है हमें। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो इट वाज नॉट सक्सेसफुल,
इट वॉज नॉट सक्सेसफुल थिंग, सक्सेसफुल नहीं हुआ भाई। लास्ट में नेपोलियन आके सब कुछ हटा ही देता है और खुद राजा बन जाता है, तो सक्सेसफुल कहाँ हुआ। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो जो चीजें हमें मिली उसी से पूरी दुनिया में कंट्रीज बने हैं। ध्यान रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही आइडिया ऑफ नेशन दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, लेकिन उसी ने सब कुछ फैलाया है। और नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मोनार्की से किसको दे दिया गया, फ्रेंच सिटीजन को, ठीक है। कंट्री की सारी पावर्स को हम लोग सोवरेनिटी बोलते हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है। वो पावर्स किसको ट्रांसफर हो जाएगी, मोनार्क से किसको ट्रांसफर हो जाएगी, फ्रेंच सिटीजन को, ठीक है। द रेवोल्यूशन was proclaimed that it was people who would constitute the nation and shape its destiny. कोई राजा नहीं डिसाइड करेगा देश, बट इट वुड बी द पीपल जो अपना खुद कंट्री बनाएंगे। और यही होता है, हम लोगों ने खुद अपनी असेंबली बनाई, हम लोगों ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हम किसके साथ बिजनेस करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरा देश ऐसे ही बनता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आगे मूव करते हैं। पेज नंबर 7, द आइडिया ऑफ नेशन। जब लुई 16 के खिलाफ सब लोग मिलकर लड़ने लग गए थे, जब फ्रांस के पास पैसा नहीं था, सारे गरीबों के साथ गलत हो रहा था, थर्ड स्टेट के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। अगर आपको याद हो, थर्ड स्टेट में भी अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग थे, अलग अलग रेसेस के लोग थे, पर सब के साथ पूरे थर्ड स्टेट के साथ गलत हुआ। समझ में आ रहा है। हम लोग एक और तरीके से देश बनाते हैं, वो ऑफिशियली यहाँ लिखा नहीं हुआ है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव सफरिंग से आती है। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी सेंस ऑफ कलेक्टिव सफरिंग से आती है। मैं आपको समझाता हूँ ये बात कैसे समझना। एक कंपनी में बॉस है, ठीक है, बॉस के सारे एम्प्लॉयज के साथ अलग अलग वे में रिश्ते होंगे, और सारे एम्प्लॉय के आपस में भी अलग अलग रिश्ते होंगे। कोई एम्प्लॉय किसी को लाइक करेगा, किसी को नहीं लाइक करेगा, पर एक दिन बॉस आता है और बोलता है आपकी 50% सैलरी कट जाएगी। सारे एम्प्लॉय आपस में दोस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ सबने सफर किया। इंडिया में हम लोग हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, हम लोग तमिल बोलने वाले लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, हम लोग पहाड़ी लोग थे, हम लोग प्लेन्स के लोग थे। ऐसा होता है, आज भी होता है। उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने ना हम सबको मारा, हम सबको इक्वली मारा, हम सबको परेशान किया, हम सब सफर हुए, तो हम सब आपस में एक देश बन गए, ठीक है। ये भी एक चीज होती है, कलेक्टिव सफरिंग, आप लोग याद रखना, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे कि एक आइडिया ऑफ ला पैत्रे, पता है आपको, द आइडिया ऑफ फादरलैंड, कि ये देश ही हमारे फादर है और दिस इज आवर लैंड, दिस इज फादरलैंड, ये हमारे, ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में निकला था। इसके अलावा आइडिया ऑफ ले सिटोयन, द सिटीजन, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में निकला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी बोल रहा था सारी यूनाइटेड कम्युनिटी होगी और सबको इक्वल राइट होगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक बनेंगे देश के अंदर और सबके पास इक्वल राइट होगा। ये भी कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज नॉट सक्सेसफुल इनफ, बट आगे चल के ये सब आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। दिस वर्ड, दिस थिंग इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो देश बनाने का आइडिया निकल के आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। नया फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्लैग, जो भी फ्रांस का फ्लैग है, ठीक है। और पुराना जो रॉयल सिंबल था, रॉयल सिंबल हटा देंगे, खाली हमारे सिंबल्स रखेंगे। हर कंट्री में इसी तरीके से हुआ। एक कंट्री है चाइना, जहाँ पे बहुत फार्मिंग होती थी। क्या होती थी? बहुत ज़्यादा फार्मिंग। उन लोगों ने भी फ्लैग बनाया, फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपने फ्लैग में सिकल बनाया, पता है ना, जिससे फसल काटते हैं, सिकल बनाया उन्होंने, जस्ट टू रिप्रेजेंट द फार्मर्स। तो पीपल को रिप्रेजेंट करना है हमको अपने फ्लैग में। हमारा इंडिया का फ्लैग पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम लोगों ने उसमें, उसके बीच में अशोक चक्र बनाया है जो राजा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट दैट इज फॉर समथिंग
different reasons. Okay. The State General was elected by the active citizen and renamed as National Assembly. इलेक्शन का भी काम स्टार्ट हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से. अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो तो स्टेट जनरल्स का इलेक्शन होता था, ठीक है, जिसको वोट कौन कर सकता था? खाली एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन कौन होता था? रिच मैन, जिनकी एज 25 साल से ज्यादा हो और रिच मैन हो, 3 दिन से ज्यादा का लेबर वर्क करते हो, ठीक है, उन्हीं को खाली वोटिंग राइट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. बट फिर भी इलेक्शन का आइडिया तो निकल के आ गया ना भाई. और इलेक्ट होके जो लोग जाएंगे वो लोग बैठेंगे कहाँ पे? नेशनल असेंबली में, ठीक है. आज हमारा जो नेशनल असेंबली उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. वो भी इसी आइडिया से निकल के आया है, याद रखना आप लोग. उसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बना, सबके लिए इक्वल लॉज भी बने. जितने सिटीजन इस देश में रहते हैं सबके लिए इक्वल लॉ बनाया गया. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ड्यूज, ये सारी चीजें हटा दी गई. यूनिफॉर्म वेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है. सुनना, फ्रांस में क्या किया गया? और जो रीजनल आपके लैंग्वेजेस होते हैं उन्हें हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायलेक्ट. आपको पता होगा ये गुजरात है, यहाँ का लैंग्वेज क्या है? गुजराती है. पर काठियावाड़ में अलग टाइप की गुजराती बोलते हैं. सही बोल रहा हूँ मैं? आप पाटन चले जाओगे वहां पे थोड़ा सा अलग गुजराती बोलते हैं. और सूरत की साइड जाओगे सूरती लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो आप काठियावाड़ या पाटन की लैंग्वेज या सूरती लैंग्वेज सुनते हो, ये डायलेक्ट है. क्या है? डायलेक्ट. उसको आपको मेन चीज नहीं बनानी, वो समझ लो आपके घर की, आपकी एरिया की लैंग्वेज है, आपके मोहल्ले की लैंग्वेज है. जैसे कि आप धारावी में चले जाओ तो लोग कैसे बात करते हैं? अपुन आज खाना खाएला है, अपुन ये करेगा, तू क्या करने आई इधर, ऐसे बात कर रहा है. बट रियलिटी में जब ऑफिशियली बात करनी होगी तो वो ऐसे नहीं बात करेगा, तो वो हिंदी में बात करेगा. बात समझ में आई आपको? तो इन लोगों ने बोला कि रीजनल डायलेक्ट्स को हमें थोड़ा सा डिस्करेज करना पड़ेगा, उसको इंपॉर्टेंस देना बंद करो, एक कॉमन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देंगे. दैट कॉमन लैंग्वेज इज फ्रेंच. फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है. एक बार देश बना लेते हैं, फिर जो करना होगा करो आप लोग. और इंडिया में भी इस चीज की बहुत जरूरत है. हम लोगों को अपने लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ने चाहिए, मना नहीं किया गया. पर अगर आपको लगता है गुजराती ज्यादा जरूरी है देश से, मराठी ज्यादा जरूरी है देश से, कन्नड़ ज्यादा जरूरी है देश से, देन वी आर गोइंग रॉन्ग. ऐसे देश ब्रेक होगा. कल को कोई आएगा भाई बोले मराठी बोलने वाला मराठी नेशन बनाएंगे, ठीक है, तो मराठी नेशन बनेगा और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा उसका. ना जीडीपी रहेगी और कोई भी अटैक कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे. इतना सा बनेगा ना. बात समझ में आ रहा है आपको? कन्नड़ नेशन बना देंगे, तमिल नेशन बना देंगे. तमिल नेशन बना के क्या करोगे? श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका वाले परेशान कर डालेंगे. देखा ना आपने हालत. तो प्लीज हमें डिस्करेज करना है रीजनल डायलेक्ट्स को, तब देश बनेगा. फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट किया गया, ठीक है. और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेपोलियन बोनापार्ट. फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बढ़िया से चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था. 1789 में राजा को डरा दिया हमने. राजा बोला सॉरी सॉरी. राजा बोला मैं रहूंगा बट मैं बात मानूंगा नेशनल असेंबली की. याद होगा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. क्या बोलते हैं? हाँ. फिर बाद में राजा जाके किसी और से बात करने लग गया और बोला कि हम अटैक करके वापस से मोनार्की लाएंगे. पर ये बात सिटीजन्स को पता चल गई, राजा को हटा दिया, मार दिया जान से, है ना. जैकोबिन्स का रूल आ गया. कौन था उसका नाम क्या था? रॉबर्टस्पियर का रूल आ गया, रेन ऑफ टेरर आया. बट उस टाइम पे रिपब्लिक था. क्या आ गया यहाँ पे? रिपब्लिक आ गया फ्रांस में. फ्रांस बिकम रिपब्लिक. रिपब्लिक बना और फिर रॉबर्टस्पियर को भी मारे हम लोग और रिपब्लिक में और चेंजेस किए. सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया हम लोगों ने. 25 से एज 21 कर दी थी, अगर याद हो आप लोगों को, ठीक है. और हर कोई वोट कर सकता है, चाहे वो 3 दिन से ज्यादा काम करता हो या कम काम करता हो, फर्क नहीं पड़ता. एवरीवन, नॉट एवरीवन, एवरी मैन हु इज अबोव 21 years of age कैन कास्ट देयर वोट इन द नेशनल असेंबली. ये डिसाइड हुआ था, ये सब चल रहा था. तब से नेपोलियन आया, बोला क्या नाटक किए तुम लोग, हटो. और नेपोलियन ने पूरा कंट्रोल कर लिया फ्रांस में. और नेपोलियन बन गया फिर से राजा. ये लोग अभी इतना स्ट्रगल कर रहे थे बेचारे,
मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के रिपब्लिक आए, रिपब्लिक हटा के एब्सोल्यूट रिपब्लिक लेके आए, और तब से आ गया नेपोलियन बोनापार्ट और सब कुछ हटा दिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इन लोगों के स्ट्रगल को नहीं भूला। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो करा वो पूरे यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो हम लोग देखने जा रहे हैं। द नेपोलियनिक कोड, द नेपोलियनिक कोड जो कि आए 1804 में, ठीक है। जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले हुए आइडियाज थे नेपोलियन ने सारे पढ़े, सारे सीखे, ठीक है। उस टाइम पे फ्रांस में इंस्टेबिलिटी थी और नेपोलियन ने कंट्रोल कर लिया अपनी आर्मी से, पावर सीज कर लिया, लेकिन वो प्रिंसिपल्स को नहीं भूला, ठीक है। वो चाहता था सिस्टम और रैशनल हो और एफिशिएंट हो। अच्छा बनाने के लिए उसने अपने ही रूल में 1804 में सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया। सिविल कोड यानी क्या है, कुछ रूल्स बनाए उसने। ये रूल्स क्या है देखना, इन सिविल कोड को ही द नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, द नेपोलियनिक कोड। अभी देखते हैं इन नेपोलियनिक कोड में क्या है। पहली बात, नेपोलियनिक कोड लेके आए ये, और इन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलता था वो हटा दिया गया। अगर आपको याद हो, फ्रांस में अगर आप किसी क्लर्जी के बेटे हो तो आप क्लर्जी हो, आप अगर किसी नोबिलिटी फैमिली में, नोबल फैमिली में पैदा हुए हो तो ही आप राजा बन सकते हो, तो ही आपको रॉयल प्रिविलेजेस मिलेगी। नेपोलियन ने ये सब हटा दिया, बोला बाई बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, मेरिट के बेस में, मेरिट के बेसिस पे देश चलेगा। सबसे पहली चीज ये करी, ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। और इन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा और सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी मिलेगी, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा इस देश में, एवरी सिटीजन इज इक्वल, लॉ के सामने सबको इक्वल है, और राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कि पहले राजा के टाइम पे नहीं मिलती थी। राजा के टाइम पे प्रॉपर्टी किसकी है, सारी राजा की या फिर क्लर्जी की। पता है ना, आपको याद है ना, दो लोगों के पास ही ऑलमोस्ट सारा लैंड था, नोबिलिटी के पास और क्लर्जी के पास। थर्ड स्टेट के पास कुछ नहीं था। थर्ड स्टेट क्या करते थे, इन्हीं नोबिलिटी और क्लर्जी के आप पे ये लोग एक तरीके से मजदूर बन गए थे, जिसके लिए एक वर्ड था, याद है आपको, सर्फडॉम। याद है आपको, सर्फ्स नहीं पढ़ा था आपने? 100% था। अरे मैं बता रहा हूँ था। अच्छा ठीक है, नहीं होएगा, आई डोंट नो। फ्यूडल सिस्टम पढ़ा था ना लास्ट टाइम, फ्यूडल सिस्टम में सर्फ्स नहीं थे। तुम लोगों को अगर टेक्स्ट बुक ला के मैं सर्फ वर्ड उसमें दिखा दूं, मीनिंग भी लिखा हुआ है, तुम लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे यार, अच्छा, और मैंने पढ़ाया है। जैस्मीन भी तुम्हारी तरह ऊपर ऊपर से ही पढ़ी है फिर। किसी कोई भी मेरे साथ नहीं है सर्फ वर्ड में, कोई बात नहीं, नहीं होगा, तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। हाँ ठीक है। चलो, नेपोलियन ने जो जो एरियाज कंट्रोल करे वहां पे भी ये रूल लगा दिए। वहां पे भी नेपोलियन ने क्या किया पता है, सबसे पहले फ्रांस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। ये सारे आइडियाज को अपने एक बैग में डाला और निकल गया बाकी सारी कंट्रीज पे अटैक करने। जो जो कंट्री पे अटैक करा उस कंट्री पे बैग निकाल के आइडियाज रख दिए, सबको ये आइडियाज उसने बांटे, हर जगह से प्रिविलेजेस हटा दिए गए, ठीक है। सबको राइट टू इक्वालिटी समझाया नेपोलियन ने, सबको बताया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को एक सिंप्लीफाइड सिस्टम बनाने की, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा देश टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नेपोलियन ने आगे आने वाले साल में करा। थोड़े टाइम और नेपोलियन जिंदा होता तो शायद और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बन जाते, लेकिन आगे चल के आपको पता है ना उसे मार देते हैं, ठीक है। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, आसान कर दिया उसने सारा सिस्टम। इसने क्या करा, 4-5 कंट्रीज पे कब्जा करा और बोला, तुम लोगों का बहुत नाटक है, क्या बोल रहे थे, 1 kg यानी 2000 ग्राम्स, ऐसा जर्मनी बोल रहा है। नीदरलैंड बोल रहा है 1 kg यानी 1500 ग्राम्स,
ठीक है, ये तुम लोग सब लोग अलग अलग हो तो 1 kg का डेफिनेशन ही कैसे निकलेगा? तो बोल, सब पे कंट्रोल किया और बोला चुपचाप सुनो, 1 kg यानी क्या होगा? 1000 ग्राम्स, बस 1000 ग्राम होता है ना। किसी ने 100 बोला क्या? सुनाई दिया मेरे को किसी ने 100 बोला। ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी सिंप्लीफाई किया गया, हर जगह पुलिस लेके आया ये, और जुडिशरी एस्टैब्लिश किया। ठीक है, जुडिशरी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पूरे यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं राजा के ज़्यादा करीब हूँ, तो राजा मुझे ज़्यादा लैंड दे देगा और मुझे बोलेगा कि ये लैंड तेरा है। मेरे को राजा ने लैंड दिया, ये लैंड मेरा है, और ये लैंड जो है इन यहाँ पे मैं आप लोगों से काम कराऊंगा और आपसे टैक्स लूंगा और खुद आधा रखूंगा और आधा किसे दूंगा? राजा को। ये फ्यूडल सिस्टम है। कभी कभी राजा मुझे खुद नहीं देता, राजा खुद आके बोलता है ये लैंड है, किसको चाहिए? और हम 4-5 अमीर लोग जाते हैं और वहाँ पे ऑक्शन लगाते हैं और ये लैंड ले लेते हैं। ये लैंड राजा ने मुझको दे दी है, तो मैं यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? फ्यूडल लॉर्ड। आप लोगों के पास लैंड नहीं है, ये लैंड शायद आप ही का था, आपका लैंड राजा ने लिया, राजा ने मुझे दिया। अब मैं आप लोगों से काम कराऊंगा, क्योंकि नहीं काम करोगे तो क्या करोगे तुम लोग? फार्मिंग करना है ना, नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो ये लैंड हमारा है, मेरे लैंड पे आप लोग सब फार्मिंग करोगे और फार्मिंग करके जो पैसा आएगा, ठीक है, वो पैसा मैं आपको दूंगा फार्मिंग करिए, क्योंकि आपने मेरे लैंड पे काम किया। सही बोल रहा हूँ कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप लोग मेरे लैंड पे काम करोगे, मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे मिल गए ना आप लोग को, अब टैक्स लाओ, अब मुझे टैक्स दे दो, टैक्स दो। टैक्स दिया आपने। दूसरी बात, मेरे लैंड पे काम कर रहे थे तुम लोग, रेंट भी दो। रेंट दिया आपने, मुझे टैक्स दिया, मैं जाके आधा राजा को दूंगा, आधा खुद रुकूंगा। अमीर कौन होगा? मैं, और तुम्हारी हालत क्या होगी? पीछे जाओगे तुम लोग। इस वजह से तुम लोग बहुत गरीब होते जाओगे, बहुत गरीब होते जाओगे, और शायद तुम्हारे पास पैसे ना हो खाने के, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। खाने के पैसे नहीं है तो मेरे से मांगो ना, मैं दूंगा तुम्हें। तो तुम आए मेरे से मांगने आए, मैंने तुम्हें पैसे दिए उधार में। क्या दिया मैंने तुम्हें? डेट दिया। ठीक है, अब डेट दे दिया मैंने, बदले में अगले साल पूरे साल काम कराऊंगा तुमसे, 1 रुपए नहीं दूंगा। ठीक है, डेट तुम्हारा माफ हो गया, पर अब टैक्स दो। अच्छा, टैक्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अगले साल भी काम कराऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। और ऐसे करते करते पूरा लाइफ टाइम आपसे कराता रहूंगा, क्योंकि यू ओ मी मनी। समझ आया? इसी सिस्टम को बोलते हैं सर्फडॉम। क्या बोलते हैं? सर्फडॉम। इसके लिए एक वर्ड ही निकाल दिया गया, सर्फ्स। तुम सब लोग क्या हो? स्लेव्स नहीं बोलते थे, स्लेव्स तो अफ्रीकन को बोलते। ठीक है, यूरोपियन स्लेव्स को क्या बोला जाता है? सर्फ्स बोला जाता है, ध्यान रखना, दे आर सर्फ्स। तो आप लोग सर्फ्स, और इस सिस्टम को सर्फडम बोला जाता है। ठीक है, मैनोरियल ड्यूज, जो आप लोग मुझे पैसे दोगे वो मैनोरियल ड्यूज है। मैनोरियल ड्यूज बाकी है आप लोगों का, इसलिए मैं आप लोगों से सर्फडम करा रहा हूं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। और ये लीगल सिस्टम था, याद रखना, लीगल सिस्टम था पूरे यूरोप में। वो तो भाई नेपोलियन आया सिविल कोड ऑफ 1804 में, इस सर्फडॉम को बैन किया, मैनोरियल ड्यूज को बैन किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए। शहरों में क्या होता था? शहरों में अच्छा, ये मैंने आपको गांव का सिस्टम समझाया, फ्यूडल सिस्टम गांव में एग्जिस्ट करता था। शहर में क्या एग्जिस्ट करता है पता है? मैं और 2-3 लोगों ने फैक्ट्री खोली है। ठीक है, फैक्ट्री खोली है, हम लोग तुमसे 8 घंटे काम करा रहे हैं और 100 रुपये देंगे। कितना देंगे? 100 रुपये। हम 4 कंपनी वाले हैं, हम लोग आपस में दोस्ती कर लिए, हम सब आपस में दोस्ती करके 8 घंटे काम कराए, 100 रुपये दे दिए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार 100 रुपये भी क्यों दे रहे हैं इन लोग को, 100 रुपये भी ज़्यादा है, इन लोगों से 10 घंटे काम कराओ और 50 रुपये दो। आप लोग को गुस्सा आएगा, आप लोग गुस्सा आओगे, मेरे को डांटने आओगे, बोलोगे मैं छोड़ के जॉब चला जाऊँ। मैं बोलो जाओ छोड़ के जॉब, दूसरी जगह जाओगे, वो भी मेरा दोस्त है, उसका भी सेम रेट है। ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम क्या क्रिएट हो गया कि आप कहीं पे भी जाओगे सेम रेट होगा। ठीक है, इसी को मैं मोनोपोली नहीं बोलते क्या? ये मोनोपोली नहीं है, ये इसी मोनोपोली सिस्टम को गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बोला जाता है। ये हम 4 कंपनीज का गिल्ड बना है, ग्रुप बना है। ठीक है, और हम लोगों ने अपने रूल्स बनाए हैं, काम करना है करो, नहीं तो भूखे रहो। ठीक है, इस तरीके से शहर के वर्कर्स को परेशान किया गया।
फ्यूडल सिस्टम से गांव के वर्कर्स को परेशान किया गया, पीजेंट्स को परेशान किया गया, ठीक है। ये भी बैन कर दिया, रिमूव कर दिया नेपोलियन ने आके। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया नेपोलियन ने आके। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, बिजनेस बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया, बिजनेसमैन को अच्छा लगने लग गया नेपोलियन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लॉ लेके आया, हर जगह लॉ अच्छे सेम कर दिया गया। पहले तो ये होता था कि यहाँ से यहाँ सामान बेचना है तुमको, तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। 5 रुपए का सामान लेके निकले आप, इसको टैक्स दिया 2 रुपए, 7 हो गया। इसको दिया 3 रुपए टैक्स, 10 हो गया। इसको 5 रुपए टैक्स दे दिया, 15 हो गया। जब तक आप इसको सामान बेचने आओगे, 5 का सामान आप कितने का बेचोगे? 15 का। सही बोल रहा हूँ? इसने बोला नहीं भाई, ये सब बहुत नाटक है, ये सब बीच में से हटा दो, ठीक है, आप लोग को अपना पैसा मिल जाएगा। ये 5 की जगह 7 रुपए कर ले तू टोटल, और डायरेक्टली यहाँ पे बेच सकता है। बिजनेस इंप्रूव होगा, बिजनेस बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म लॉ लेके आया। स्टैंडर्डाइज वेट, जो मैंने आपको भी बताया यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज वेट। नेशनल करेंसी लेके आए, हर जगह करेंसी भी अलग है और करेंसी की वैल्यू भी अलग है, तो एक कॉमन करेंसी भी लेके आया ये, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बहुत ईजी हो गया। ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा हो गया पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में मतलब जहां जहां पे नेपोलियन का कंट्रोल था। सो दिस वाज नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। अच्छे से याद रहेगा आपको, एग्जाम में आता है ये हर बार 4-5 मार्क में, ठीक है, ये आ जाता है ये क्वेश्चन। इस बार के भी बोर्ड में आया था ये नेपोलियनिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना जितना आपके सामने ये 2, 4, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। बिलीव करो मेरी बात, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जिसमें आपको बताना होगा ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ चले गए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ आया और राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ठीक किया इन्होंने, डच में, स्विट्जरलैंड में, इटाली में, जर्मनी में। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज हटा दिए गए, टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया और स्टैंडर्डाइजेशन हुआ बिजनेस में। यूनिफॉर्म लॉ लेके आए, स्टैंडर्डाइज वेट लेके आए, नेशनल करेंसी लेके आए, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ ट्रेड इंक्रीज्ड। इतना लिखना रहेगा आपको। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इतना ही हम लोग आज करेंगे, बाकी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अभिज्ञान गुरुकुल। माय नेम इज हर्ष शर्मा।